प्रतिनिधि जिनका भी आपने संबोधन सुना, ऐसे हमारे श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा में हमारे बड़े वरिष्ठ नेता, जम्मू का प्रतिनिधित्व करने वाले शमशेर सिंह मनहास जी, उपराज्यपाल के सलाहकार के शर्मा जी, मंच पर आसीन हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी जी, जम्मू के महापौर चंद्रमोहन गुप्ता जी, उप महापौर बहन पूर्णिमा जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओमी खजूरिया जी, हमारे अभी 3 किसान मित्र जिनकी आपने अनुभवों पर आधारित विवरण सुना, ऐसे इंद्रजीत सिंह जी, बहन बलबीर कौर जी, सुशांत जी, यहाँ पर कोरोना के बावजूद इस भारी संख्या में आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इस विषय में कितनी रुचि समाज में जागृत हुई है। और साथ ही हमारे मीडिया के दोस्त जो हमारा माध्यम भी हैं, लोगों तक हर विषय का विश्लेषण पहुंचाने का और उनको इस बात से परिचित करने का कि क्या सच है और क्या झूठ। अपनी बात रखने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। अगर आप स्मरण करें तो 26 मई 2014 को आज से लगभग 6.5 वर्ष पूर्व जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम में से कुछ साथियों ने शपथ ग्रहण किया था, तो प्रधानमंत्री का जो आरंभिक बयान था उसमें उन्होंने एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीब को समर्पित है। मैं नहीं कह सकता उस बात को कितनी गंभीरता से सुना गया होगा, उस पर विश्वास किया भी गया होगा कि नहीं किया गया होगा, क्योंकि एक बड़ा निराशावाद का वातावरण था देश में। आम नागरिक में सिनिसिज्म भी था, जो शायद अब भी कहीं तक है, लेकिन उसका स्तर कम हो गया। और आम आदमी भी ये समझता था कि नेता आते हैं, भाषण देते हैं, शाम तक नेता भी भूल जाता है कि उसने सुबह क्या भाषण दिया, और जनता भी उसको गंभीरता से ना लेते हुए भूलना ही मुनासिब समझती है। लेकिन ये धरती से आई हुई सरकार थी, धरती के अनुभवों को झेल करके, धरती की कठिनाइयों को झेल करके, और इसलिए संकल्प से सिद्धि की यात्रा उसी प्रण के साथ, निरंतरता के साथ जारी रही 6 वर्ष। और आज अगर हम मुड़ के देखें तो मैं काफी विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि वी स्टैंड विंडिकेटेड, इफ नॉट होनली टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, वी हैव वॉक द टॉक। और मैंने उस दिन शपथ ग्रहण के दिन एक छोटा सा लेख लिखा था, सनराइज एट सनसेट, क्योंकि लगभग 6 बजे के करीब हमारा शपथ ग्रहण हो रहा था। अंधेरे के साए लंबे होने लगे थे, सायंकाल का समय था। अचानक मानो सारा विश्व जगमगाड़ा उठा, इतने सारे टेलीविजन रोशन हो गया। आई थिंक द मोस्ट वाइडली वॉच्ड ओथ सेरेमनी इन द वर्ल्ड। और वो उजाला प्रतीक था उस नए आशावाद का। पिछले 6-6.5 वर्षों में मोदी जी को काम करते हुए, उनकी कार्यशैली का अनुभव करते हुए उनको करीब से देखने का मौका मिला, जो अपने में एक सौभाग्य है, जो हर व्यक्ति के हिस्से में नहीं आता। और इसलिए यदि आप किसी वैज्ञानिक आधार पर किसी सरकार का विश्लेषण करें, उसके कारकर्दगी का लेखा जोखा करें, तो मैं समझता हूं मोटे तौर पर 2 पैमाने रहेंगे, एक तो नीयत और दूसरी नीति। और ये जो नीयत है, इसका जो अंततः विश्लेषण है वो क्यूमुलेटिव होता है कि किस प्रकार का आपका रिकॉर्ड रहा। यदि मोदी जी ने यह कहा था कि ये सरकार गरीब को समर्पित है, तो आप स्मरण कीजिए, क्योंकि वैज्ञानिक युग है और बिना प्रमाण के बात करना मुनासिब भी नहीं। एक के बाद एक जितने निर्णय लिए गए,
वो समाज के उन वर्गों की चिंता करके लिए गए जो कहीं ना कहीं पिछड़ गए थे भारत की इस विकास यात्रा में पिछले 70 वर्षों से, जो वंचित थे, जो पीड़ित थे, जो शोषित थे, जो कमजोर रह गए थे, जो राजनीतिक प्राथमिकताओं से छूट गए थे। और इस तरह से एक नई कार्य संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया गया कि जिस व्यक्ति की जो जरूरत होगी उस तक पहुंचा जाएगा, ना कि किसी और प्राथमिकता से, ना किसी और भेदभाव से या पक्षपात से। और मोदी जी ने कहा कि जो क्षेत्र पिछड़ गए हैं उनको भी हमने विकसित करके बराबर के स्तर पर लाना है। और जब मुझे पूर्वोत्तर की जिम्मेवारी दी तो सच पूछिए तो उससे पहले मैं कभी पूर्वोत्तर गया नहीं था, मुझे उसका कोई परिचय नहीं था, ना किसी व्यक्ति से वहां पर मेरी जान पहचान थी। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना था कि हमने पूर्वोत्तर को उसी स्तर पर खड़ा करना है जिस प्रकार के बाकी के विकसित राज्य हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं कि एक भुजा बलवान हो और दूसरी कमजोर रह जाए और फिर हम ये अपेक्षा करें कि भारत माता का समूचा विकास होगा। और आज 6 वर्ष के बाद नॉर्थ ईस्ट इज कोटेड एज ए मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि नियत की जहां तक बात है, उसका प्रश्न है, इट हैज बीन टेस्टेड मोर देन वंस। एक छोटा सा उदाहरण यह भी है कि मिजोरम एक राज्य है, केवल 10 लाख उसकी जनसंख्या है। यह प्रश्न आया कि सिट्रस फ्रूट पार्क बनाना था, किसानी के विषय से ही जुड़ा है। आजकल फ्रूट पार्क तो बनते हैं, लेकिन पश्चिम में स्पेशलाइज्ड फ्रूट पार्क बनने का एक सिलसिला शुरू हो गया। एप्पल फ्रूट पार्क, स्ट्रॉबेरी फ्रूट पार्क, मैंगो पार्क। तो सिट्रस फ्रूट पार्क की जो महारत है वो इजराइल को हासिल थी। जब मैंने इजराइल के एम्बेसडर साहब से बात की, क्योंकि उनका तो रिटायर हो गए, उनका काफी लंबा चौड़ा संबंध रहा भारत से, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ एक ब्लास्ट में चल बसी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मिजोरम उपयुक्त जगह रहेगी बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम दैट लैंड। और 10 लाख के एक राज्य में हमने उपमहाद्वीप भारत, फर्स्ट ऑफ द काइंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, न केवल भारत, फ्रूट पार्क स्थापित किया। एक एमपी जीत करके आता है वहां से, ना वो सरकार बना सकता है, ना वो सरकार बिगाड़ सकता है, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। एक नई कार्य संस्कृति, एक नई कार्यशैली को जन्म देने का प्रयास किया गया है। वरना जो मंत्री बनता था वो सोचता था कि पहले मेरे घर में रेलगाड़ी पहुंचे, अगर मैं रेल मंत्री हूं, और अगर मैं कृषि मंत्री हूं तो पहले मेरे भाई को मंडी मिल जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस नियत पर शंका करना सरकार के साथ नहीं, अपने आप से अन्याय है। क्योंकि एक न्यायपूर्ण व्यवस्था जो हमारे लिए हर प्रकार की सुविधा और आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास कर रही है, उसके कार्य में बाधा डालना। और जहां तक नीति का संबंध है, नियत से ही नीति बनती है। आप गिन करके देख लीजिए, पूरा दिन लग जाएगा। शुरू हुए थे हम जन धन योजना, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, एक के बाद एक ऐसी योजनाएं जिनमें कोई वोट बैंक की अपेक्षा नहीं थी, किसी चुनाव पर नजर भी नहीं थी, लेकिन ऐसा था एक मन में एक वलवला कि हम तो कभी सोच के आए नहीं थे कि हम सत्ता में बैठेंगे। तो हम तो इसी में खुश थे कि धरना प्रदर्शन करते थे। चंद्रमोहन जी हमारे साथ बैठे हैं, रोज निकलते थे कि आज कहां प्रदर्शन करना। ये तो कभी गुमान नहीं था, कल्पना नहीं थी कि सरकारें बनेंगी। लेकिन वो गालिब का शेर के कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि रंग लाएगी मेरी फातका मस्ती रह एक दिन, कि सुबह निकल पड़ते थे कि शाम तक कोई ना कोई इंतजाम कर देगा। और इसलिए कृपा करके मेरी बुद्धिजीवियों से भी ये प्रार्थना है, पत्रकार भाइयों से भी, अब केवल इसलिए कि कोई कुर्सी पर बैठ गया इत्तेफाकन तो उसकी आलोचना की जाए। अब देखिए, कुर्सी पर अगर कोई बैठ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो योग्य है, हो सकता है आप सब योग्य हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में दूसरी बार निरंतर बैठा हूं तो इसका मतलब यही नहीं कि मैं ही सबसे योग्य, मेरे से सबसे बहुत अधिक दूसरे योग्य होंगे। लेकिन एक व्यवस्था ऐसी है, उस व्यवस्था ने मौके से हमें बिठा दिया।
राइट पर्सन राइट प्लेस की बात है। तो ये जो हमारे मन में सिटिसिज्म आ जाता है, कभी कभी वो जेलेसी का भी रूप धारण कर लेता है कि क्यों ना इसकी आलोचना की जाए, इसी में हमारा इंटेलेक्चुअलिज्म है, उससे हमें मुक्ति प्राप्त करनी होगी। और जहां तक किसानों का संबंध है, यदि किसानों की योजनाओं का ही आप उल्लेख करें तो देखिए पिछले 5-6 वर्ष में क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नाम रखा गया सम्मान निधि के पर किसान को सम्मान दिया जाए। प्रधानमंत्री किसान कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हुआ था आज तक? यूरिया कोटेड, नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, स्पेस टेक्नोलॉजी का पर्याप्त इस्तेमाल अगर किया गया तो इसी सरकार के द्वारा किया गया। 2 दिन ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने रखा, इसरो के साइंटिस्ट को बिठाया, कृषि विभाग और दूसरे विभागों के अधिकारियों के साथ, ताकि वो ये चर्चा करके वर्कआउट कर सके कि कहां कहां स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है, कि मात्र वो रॉकेट भेजने तक ही सीमित नहीं है, वो घर घर तक आज स्पेस टेक्नोलॉजी पहुंच गई। और इसलिए अब बात आ गई कि विरोध क्यों हो रहा है। कुछ इसका उल्लेख जुगल जी ने किया। मैंने इत्तेफाक से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 25-30 साल अध्यापकता का काम किया और रिसर्च गाइड भी रहा। वहां पर कंपैरेटिव ट्रायल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जितेंद्र सिंह अच्छा है कि बुरा है। आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी लेके आए, उसके मात्रा में दूसरा कौन अच्छा है, इसका भी साथ साथ, और क्यों, या कोई विषय अच्छा है कि बुरा है, या कोई विधान अच्छा है कि बुरा है, तो उसकी तुलना किससे की जा रही है। तो अब विपक्ष की नीयत और नीति की बात कीजिए। जो जुगल जी ने बात कही उसी के बाद से जोड़ रहा हूं। बहन बलबीर कौर इसके पक्ष में बोलती है खुलकर, अभी बोली थी। अब कैमरामैन ने उनके आगे पर्दा डाल दिया तो मैं बहन के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। थोड़ा सुरजीत रास्ता दे दे, तेरे नाल जाके लड़ाई करेंगी वो। एनू देख लेना। इंद्रजीत जी ने इतने अध्ययन करके अपनी बात रखी, सुशांत को थोड़ा बोलने का मौका मिला, वो बोला। तो कहने का तात्पर्य कि जिनका स्टेक है, जो इससे जुड़े हैं विषय से, वो खुश हैं, वो संतुष्ट हैं, वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। जो नहीं जुड़े वो सड़कों पे उतरे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट में परसों ट्रैक्टर जलाया गया, वो लोग जिनको ना किसानी का कोई अध्ययन है, ना कृषि विज्ञान की कोई चिंता है, ना ही उनका कोई स्टेक है, ना कोई लेना देना है, वही ट्रैक्टर 4 दिन पहले लुधियाना में भी जला दिया गया था। मतलब दैट इज अ प्रोफेशनल प्रोटेस्ट। तो बाड़े का प्रोटेस्ट करने वाले लोग किसान की चिंता लगे करते हैं। और जहां तक नीति की बात है, जब नीयत में खोट हो तो नीति पर आप जितनी मेहनत करें वो खुद ब खुद डगमगा जाती है। उन बिंदुओं के ऊपर प्रदर्शन हो रहा है या उन मुद्दों के ऊपर जिनका जिक्र इस विधान और बिल में है ही नहीं। अब पहले आपने मुझे उकसाया तो मैंने गालिब का शेर बोल दिया, अब एक फैज उम्मद फैज का आ रहा है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उन पर बड़ी नागवार गुजरी है। आप पढ़ लीजिए तीनों के बिल, पढ़ लीजिए कानून। जिन मुद्दों का जिक्र ही नहीं है एमएसपी का, वो बीच में आ गया आपके। अब आप मुझे बताएं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले भी मेरा एक लेख आया। अब ये कहा जा रहा है कि साहब आपको बदुआ मजदूर बना दिया जाएगा। ये मुझे दिल्ली में भी कहा गया किसानों को भड़काने के प्रयास में। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, बल्कि हम तो इस बात की लिए अपनी संतुष्टि जाहिर करें कि इसको एक कानूनी जामा पहचाना गया है। जैसे बलबीर कौर कह रही थी, उस बात को मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइनिंग से कहूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी। हम में से बहुत से लोग जमींदार हैं, खुद खेती नहीं करते थे। मेरे पूर्वजों का भी यही काम था, काश्तकार हुआ करते थे और एक्सप्लॉयटेशन होती थी। कौन कहता है पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती थी?
अगर इस सरकार ने उसको लिखित में लाया है तो एक कानून के दायरे में उसको बांधा है, ये तो अच्छी बात है। अब ये कहा गया कि साहब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसको लेकर के जमीन ले जाएगा कोई, अंबानी आएगा। वो इंद्रजीत जी कह रहे थे कि शायद मुंबई से उनको फोन आया कि उसको फुर्सत नहीं है, नहीं तो वहां ये भी फैलाया गया था कि अंबानी आएंगे यहाँ जम्मू में जमीन लेने खेतों की, मगर इंद्रजीत जी ने हमको अवगत कराया कि उनके पास समय नहीं है। और ये आप पहले बिल को पढ़िए तो सही। अक्सर क्या होता है कि हम ये जो ब्रेकिंग न्यूज की जल्दी है उसमें समय नहीं मिलता। कंट्रैक्ट फार्मिंग एंड कंट्रैक्ट एग्रीमेंट इज ऑन क्रॉप, नॉट ऑन लैंड। मैं पिछले 4 दिन से जिस सभा में जा रहा हूं बार बार ये बात रख रहा हूं। मेरा बयान कभी कभी छप जाता है, कभी कभी रिपोर्ट होता है, कभी कभी नहीं भी रिपोर्ट होता, क्योंकि इस वक्त और बड़े विषय है, किसका कत्ल हुआ, किसने क्या किया, तो इसलिए बात रह जाती है और हमारे पास भी समय नहीं। जमीन तो किसान दे ही नहीं रहा, जमीन किसान के पास है, वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इतना बढ़िया और इतनी सुंदरता से लिखा गया है कि उसमें ये प्रावधान है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। ये जरूरी नहीं है 5 साल उसको बांधिश रखनी है। आप जब दे देते थे अपना खेत किसी को जोतने के लिए तो आपका क्या कंट्रोल था उसके ऊपर? कई ऐसे किस्से हुए, जमीनें जब्त कर दी गई, दूसरे लोगों ने वापस ही नहीं की। अब तो एक नियम बन गया, सो इट इज ऑन क्रॉप, इट इज नॉट ऑन लैंड। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं और जिस स्थिति में उसने लिया होगा उस स्थिति में वो आपको वापस देगा। यह आपकी इच्छा है, जैसे इंद्रजीत जी कह रहे थे, बलबीर जी कह रही थी, आप देना चाहें कि ना देना चाहें। और अगर आप आपस में राजी हैं तो मियां बीवी राजी, तो राइट टू इक्वालिटी है, वो भी हम नहीं पढ़ते। 42 के 41 क्या है? आप कैसे वंचित कर सकते हैं 72 साल की आजादी के बाद किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से कि वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है कि नहीं चाहता। हम इस देश पर मौलिक विषयों पर बहस करना भूल गए हैं, क्योंकि उड़ते उड़ाते विषय जो सुबह हमें बता दिए जाते हैं 8-9 बजे के बाद, उसी पर हम फिर सारा दिन घूमते रहते हैं और रात को 9 बजे डिबेट भी उसी पे कर देते हैं। इट इज इन फैक्ट द ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑल्सो अ वेरी वैलिड डिसीजन। अब आ गया, अच्छा फिर ये आ गया जी पेमेंट नहीं होगी। वो जुगल जी ने बात रखी, प्रावधान में ये है कि पहले तो अगर कोई खरीदता है सामान, ये तो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, तो सेम डे पेमेंट, एंड इफ नॉट विद इन 3 वर्किंग डेज, अगर कोई प्रोसीजर बाधाएं हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मंडी का सिस्टम था ये पूरा निराधार था, क्योंकि वक्त बदलता है, वक्त के तकाजे बदलते हैं। बहन नेहा जी कह रही हैं कि आप बार बार सरदार इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं, उनका नाम तेजिंदर सिंह है, बाद में लड़ने को ना आए तो मैं पहले ही सार्वजनिक तौर पर क्षमा तलब करता हूं और कोशिश करूंगा जितनी बार इंद्रजीत कहा है उतनी बार तेजिंदर जीत भी कह दूं। एक आज और तकाजा बदल जाता है समय के साथ, हो सकता है उस वक्त जरूरत रही होगी। आज हम वी आर सो वेल कनेक्टेड, वेल इन्फॉर्म्ड, नेट है, सोशल मीडिया है, हमारा किसान घर बैठ करके अपना अनाज बेचने की व्यवस्था कर सकता है, ऑनलाइन बेच सकता है। सब सामान ऑनलाइन बेच रहा है तो क्यों नहीं अनाज ऑनलाइन बिकेगा, क्यों नहीं गेहूं चावल ऑनलाइन बिकेगा। और दुनिया भर में या देश भर में तो कम से कम वो कहीं भी अपना ग्राहक ढूंढ सकता है जिससे उसको ज्यादा मुनाफा मिले, तो क्यों उसको बांध करके रखे हम मंडी में। और आज का किसान वो पिछला किसान नहीं है। मैं तो अक्सर जहां जाता हूं मैं कहता हूं कि तो किसान शब्द का इस्तेमाल करना हिंदुस्तान में अब बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज वी आर एक्चुअली डीलिंग विद अ न्यू जेनर ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोक्रेट्स। ये जीन पहन करके सूटेड बूटेड लड़के हैं, ये कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, ये सॉइल हेल्थ कार्ड कंप्यूटर से देखते हैं, ये बैठे बिठाए हमसे ज्यादा आपसे ज्यादा विश्लेषण करते हैं इस बात का कि इस सीजन में कौन सा क्रॉप सबसे अच्छा उगेगा। दे आर टेक्नोक्रेट्स
and also entrepreneurs. So they are agriculture entrepreneurs, they are agriculture technocrats, and they deserve to be provided with the same kind of facility, same freedom as provided to other technocrats and other entrepreneurs in other fields. और फिर ये भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे बार बार कि साहब वो मंडियों को उठा दिया जाएगा। वो हमारे बहन बलबीर ने भी कहा, हमारे तेजिंदर जी ने भी कहा, जुगल जी ने भी कहा कि इसका तो जिक्र ही नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई कमज़ोर किसान समझता है कि उसको सुविधा इसी में, उसका सामर्थ्य इसी में कि उसी सिस्टम से चले, तो कोई उसमें बंदिश नहीं है और कोई इसको रोक भी नहीं सकता। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरप्राइजिंग है, जिसे लगता है कि मैं अपना आरएसपुरा का बासमती क्यों ना, आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे सहयोगी है मेरे कार्यालय में बहुत से दक्षिण भारतीय साथी हैं जिनमें से हमारे एक साथ आए भी हुए हैं, वो तब लगभग जम्मू वासी हो गए, हमारे वेंकटेशन जी। वो जितनी बार आते हैं यहाँ से चावल लेकर के जाते हैं, क्योंकि अब मैं बड़ी बार ये बात कहता रहा कि अगर ये चावल, इसकी ब्रांडिंग होती, इसका एक्सपोजर होता, तो ये नॉर्थ के बजाय साउथ में ज्यादा चलता, बिकॉज साउथ इंडिया इज ट्रेडिशनली पॉपुलेशन ऑफ राइस ईटर्स। लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है, आई सी व्हाट द माइंड नोज एंड द माइंड सीज व्हाट द आईज नो। जब देखा ही नहीं गया तो उन्हें अनुभव का है। जो भी दक्षिण भारतीय यहां पर आए, बीएसएफ के, सीआरपी के, पैरामिलिट्री के, 4-4 साल नौकरी करके गए, उन्होंने व्यवस्था की कि यहीं से उनको चावल वहां पर उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन हमारा एक्सपोजर नहीं हुआ। वो ठीक कह रही है बलबीर, लेकिन हम मंडी में बंद रखें ताकि 4 लोग जो 3-3 पीढ़ियों तक इस व्यवस्था का लाभ लेते रहे, शोषण करके वो लाभार्थी रहे, ये अब इस देश में नहीं होने वाला, किसी को पसंद आए कि ना आए। क्योंकि मोदी जी ने कहा था, हम यहां देश चलाने आए हैं, सरकार चलाने नहीं आए। अ लीडर लीड्स, ही इज नॉट लेड बाय प्रोटेस्ट। जो सही होगा वही होगा, क्योंकि देश चलाना है ना कि सरकार। जब सरकार चलाने की लालसा आ जाती है, देन यू गो बाय द पॉपुलिस्ट स्लोगन्स। और जहां तक एमएसपी को हटाने का ताल्लुक है, मैं 1 मिनट लेता हुआ, क्योंकि आजकल आंकड़ों का युग है, मैं जानबूझ करके आंकड़ा लेकर के आया और बाद में जो चाहे उसको हम दे भी सकते हैं। इस सरकार ने पिछले 6 साल में निरंतर एमएसपी बढ़ाया है। आप कहते हैं हम एमएसपी विरोधी हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूं 2015-16 में 1526 रुपए पर क्विंटल, 16-17 में 1625 पर क्विंटल, उसके अगले साल 2017-18 में 1735 रुपए पर क्विंटल, 2018-19 में 1640 रुपए पर क्विंटल और 1840 रुपए पर क्विंटल, 2019-20 में 1925 रुपए पर क्विंटल। उदाहरण दूंगा, हालांकि लिस्ट मेरे पास सारी है, मैं उपलब्ध करवा दूंगा। सोयाबीन 15-16 में 2600 रुपया पर क्विंटल, बढ़ा दी गई है एमएसपी की दर 2775 रुपया पर क्विंटल उसके अगले वर्ष। उसके अगले वर्ष 17-18 में 3050 रुपए पर क्विंटल, 18-19 में 3399 रुपए पर क्विंटल, 19-20 में 3710 रुपए पर क्विंटल और 20-21 में वर्तमान साल में 3880 रुपए पर क्विंटल। अब कह रहे हैं कि साहब ये सरकार जो है ये अंबानियों का साथ देती है। बार बार कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये बड़े बड़े सरमायादारों का पक्ष रखती है। ये तो चाहती है कि धीरे धीरे एमएसपी का भी सिस्टम समाप्त हो जाए, मंडियों का भी समाप्त हो जाए और सरकार के द्वारा और सरकार के माध्यम से जो प्रोक्योरमेंट होती है उसकी व्यवस्था भी समाप्त हो जाए। एक क्षण लेकर फिर आंकड़ों पर नजर करते हैं। 2009 से लेकर के 2014 तक, जब यूपीए की सरकार थी, गेहूं की प्रोक्योरमेंट जो सरकार ने की उसका आंकड़ा है 1395 लाख मीट्रिक टन। और उसके अगले 5 साल जब हमारी सरकार आई तो प्रोक्योरमेंट की दर हुई 1680 लाख मीट्रिक टन, यानी 3 लाख मीट्रिक टन बढ़ गई। ये 5 साल की एवरेज। अब आप
पैडी की देखेंगे तो वो भी उसी तरह से है। पैडी की पहले यूपीए के 9 से लेके 14 तक 2494 लाख मीट्रिक टन, और अगली टर्म में 14 से 19 तक 2887 लाख मीट्रिक टन। अब आ जाइए, कहा जा रहा है कि साहब ये सारी व्यवस्था इसलिए हो रही है कि सरमायादार जुड़े हुए हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, संघ के साथ। जो वो लेटरल एंट्री का मैंने लाया था कानून, मैंने ही लाया था पार्लियामेंट, तो कहा जा रहा है कि अब संघ वालों को लगाया जाएगा सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी नवीन चौधरी जी बेचारे इतनी मेहनत करके आईएएस बने, इनको पता इतना आसान है। उसमें प्रावधान है कि मापदंड वही रहेंगे इवन फॉर लेटरल एंट्री, और यूपीएससी के थ्रू होगा। तो कोई भी बात आपको नया, एक चूंकि बड़े क्रांतिकारी ये सारे निर्णय हो रहे हैं, तो शायद हमारी आदत में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, तो हमें लगता है पता नहीं क्या होने वाला है, स्केप्टिज्म पहले आ जाता है। जहां तक प्रोक्योरमेंट का संबंध है, मैं सिर्फ 2 प्रदेशों का उदाहरण देता हूं। पंजाब 2009 से लेकर 2014 तक केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, और सिर्फ पैडी की प्रोक्योरमेंट का उदाहरण देता हूं, 631 मीट्रिक टन, और 2014 से लेकर 2019 तक यहां हमारी सरकार, वहां पर कांग्रेस की सरकार रही, और प्रोक्योरमेंट बढ़ करके 813 मीट्रिक टन, यानी 1.28 गुना बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश पहले उन 5 सालों में 45 लाख मीट्रिक टन, और उसके बाद अब वहां कांग्रेस की सरकार है, 95 लाख मीट्रिक टन। अब इसी तरह से, बल्कि कोविड के दौरान भी इस सरकार ने यह व्यवस्था की कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस ना रुके, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन नोट डाउन दिस फिगर विच हैज आल्सो बीन देयर ऑन द वेबसाइट। डिस्पाइट द कोविड पेंडेमिक, 390 lakh tons of wheat was procured, which is 15% more than the previous year, and 75,000 crore was paid for this. उस समय भी चिंता की गई किसान, और इसके अतिरिक्त अनेकों बैम्बू का काम शुरू किया गया, इसी साल किया गया। हमें जानकारी नहीं है, तो हम, ऐसा है कि हम 9 बजे की डिबेट के लिए बैठने को तैयार है कि चेहरा आ जाएगा स्क्रीन पर, विषय का अध्ययन हो कि ना हो। क्या हम जानते हैं हमारे रियासी में, हमारे कठुआ में, हमारे सांबा में कितना बैम्बू का रिजर्व है? किसी को पता ही नहीं है। हमने यहां 4 दिन की कार्यशाला लगाई जनवरी में, इतना ढिढोरा पीटा, लेकिन उसकी किसी ने ना दाद दी, ना कोई ज्यादा उसका चर्चा हुई। गुवाहाटी से सीटीबीटी सेंटर की यहां टोली आई, और अब हम 3 क्लस्टर लगाने जा रहे हैं जम्मू में ही, अखनूर में, सांबा में और कठुआ के पास, डेडिकेटेड क्लस्टर्स ऑफ बैम्बू। ये सारा किसानी से जुड़ा है, और मैं चाहूंगा कि तेजिंदर जी जैसे जो होनहार लोग हैं इसकी चर्चा करें। एक क्लस्टर होगा अगरबत्ती के लिए, दूसरा क्लस्टर होगा चारकोल के लिए, वो भी बैम्बू से, तीसरा क्लस्टर होगा टोकरियां बनाने के लिए। आपको मालूम है बैम्बू की हर साल तजारत 5,000 से 6,000 करोड़ रुपया होती है इस देश में। आपके घर घर में अगरबत्ती जलाई जाती है, अब जब जलाते हैं फिर पूजा के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन सारी की सारी अगरबत्ती कोरिया और चीन से आती थी। इस सरकार ने पहली बार 2 महीने पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, बदकिस्मती से उसको रिपोर्ट के काबिल नहीं समझा गया मीडिया में। बैम्बू की आयात दर को बढ़ाकर के 25% कर दिया गया। यह होता है किसानों के लिए दिल खोल करके क्रांतिकारी निर्णय लेने का साहस। 25% इंपोर्ट, ताकि ये जो बैम्बू प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे हैं इनको डिस्करेज किया जाए और डोमेस्टिक बैम्बू प्रोडक्शन का बढ़ावा मिले। और इतना ही नहीं, एक और बात आश्चर्यजनक, ना किसी के ध्यान में है, ना किसी को इसकी जिज्ञासा है। 100 साल पुराना है हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जिसके तहत ये फॉरेस्ट का क्लियरेंस का कार्य होता है।
1919 का, अंग्रेजों के समय का, उसको संशोधित कर दिया गया एंड होम ग्रोन बैम्बू वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट, क्योंकि ऐसे अनेकों हमारे घर है, खासतौर पूर्वोत्तर में, घर के पिछवाड़े में बैम्बू उगता है लेकिन उस पर फॉरेस्ट एक्ट लगता है। अब वो भी नहीं रहेगा। और आपको शायद मालूम हो कि ना हो, यहां सांबा के पास 2 युवाओं ने बैम्बू का एक रेस्टोरेंट भी बना लिया है। अब बताइए, ये सारे नई क्रांति खुल रही है और आने वाले समय में कोविड के बाद का जो समय रहेगा उसकी अर्थव्यवस्था के निर्माण में इन सारे ये जो क्षेत्र जो छूट गए हैं, जो जिनका हमें, दीज आर अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल्स, जिनकी ओर तेजिंदर ने इशारा किया, जिनका हमें पता नहीं है, यही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बनने वाले हैं और जो भारत को एक विश्व मूर्ति का रूप देने वाले हैं, गोइंग टू गिव अ लीड रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द पोस्ट कोविड एरा। अब एक और इल्जाम छेड़ा जा रहा है कि साहब ये जो मोदी सरकार है और ये जो मोदी जी, ये तानाशाही सरकार है, ये वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको सबको खत्म कर देंगे। मैंने अगले दिन शायद मुंबई में थे तो मैंने ये कहा कि आपको मालूम है मोदी जी 13 बरस मुख्यमंत्री रह करके आए और ऐसे समय जबकि सारी ताकतें सिवाय कुदरत की ताकत के उनके खिलाफ थी, केंद्र भी उनके। सो नोबडी नोज बेटर देन हिम द कंपल्शंस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। भला हम किसी राज्य के अधिकार में क्यों हस्तक्षेप करेंगे, हनन करेंगे? हम तो ये भी भूल गए कि जब जीएसटी का कानून आया था, नवीन चौधरी जी आया करते थे उस जमाने में जब जीएसटी की बैठकें होती थी। अरुण जेटली जी हमारे मित्र भी थे, कोई दिन नहीं ऐसा जाता जब उनका ध्यान नहीं आता। 35 बैठकें ली उन्होंने, बीमारी की हालत में 35 बैठकें लेकर के जीएसटी पास किया। क्यों? ताकि किसी भी प्रदेश के प्रतिनिधि से डिसेंट नोट ना लिखा जाए। उन्होंने कहा वी आर इन द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री, ऐसा ना हो कि किसी बाद के लिए बात रह जाए कि जी पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, पश्चिम बंगाल से मित्रा जी आया करते थे, बहन दीदी ममता के प्रतिनिधि बन के, उनको मनाया कर जाता था, बार बार मना के सबकी सहमति करके। वी हैव एक्चुअली प्रोड्यूस द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज नोन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नहीं तो जीएसटी के उस काउंसिल के पास ये अधिकार था कि वो 2/3 हो, कुछ हो, नवीन जी को सारा प्रोसीजर पता है, वो पास कर सकते थे। 2-4 मेंबर अगर विरोध भी करें, डिसेंट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी डिसेंट नोट नहीं आएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन बिलों की बात जब हम करते हैं बिना अध्ययन किए हुए, तो शायद आपको ये जानकर के थोड़ी तसल्ली होगी कि नीति आयोग ने एक कमेटी गठित की थी इन्हीं विषयों पर, एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए इसका अध्ययन करने के लिए। वो कमेटी अभी भी काम कर रही है और उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? नवीन जी। उस कमेटी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो बीजेपी के नहीं है, शायद हम सब जानते हैं। और उसके दूसरे प्रमुख सदस्य हैं जो अब बदल गए, वो थे कुमार स्वामी। क्या हुआ? ये नवीन जी और शमशेर जी मुझे कह रहे हैं कि ये भी कह दीजिए कि अगर अरुण जेटली जी जगह कोई और होता तो 35 बैठकें ना करता। बहरहाल इस कमेटी के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वो तो बीजेपी की नहीं है। दूसरे सदस्य थे एचडी कुमार स्वामी, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री थे जनता दल गौड़ा के। अब वो नहीं है तो उनको रिप्लेस किया गया। जब उनको रिप्लेस किया गया तो उनकी जगह दूसरे कांग्रेस के मुख्यमंत्री आ गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। तो पहले 2 सीनियर मेंबर उनके, फिर तीसरे मेंबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। 3 मुख्यमंत्री हैं जो नॉन बीजेपी हैं और 2 मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के हैं, अरुणाचल के पेमा खंडू जी और उत्तर प्रदेश के योगी जी। इस कमेटी में 3 मेंबर हैं हु आर नॉन बीजेपी, चीफ मिनिस्टर ओनली 2 जी।
इससे बढ़कर के और क्या? वो जैसे शायर का शेर है कि मैंने जज्बात निभाए असूलों की जगह, कोई पाबंदी नहीं है। 3 बीजेपी के भी हो सकते हैं, कौन रोक सकता है? इतने साल कांग्रेस ने यही किया, लेकिन नहीं किया। वी हैव वॉक्ड 1 स्टेप फर्दर टू प्रूव दैट वी आर डूइंग व्हाट वी मीन। लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है यकीन करने में, तो क्योंकि लिखा जाता है शास्त्रों में कि संस्कार बदलने में 3 पीढ़ियां लगती हैं। हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगली पीढ़ियों को हमारा विश्वास होगा। अब आ गया बल्कि स्वामीनाथन कमेटी, जिसको ठंडे बस्ते में डाला था, इसको लागू करने का काम इस सरकार ने किया। आपने बनाई थी स्वामीनाथन कमेटी, जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं वो इन्हीं के चुने हुए बुद्धिजीवी थे। और वो क्या लिखते हैं, बड़ी लंबी रिपोर्ट है, मैं सिर्फ एक फिक्रा निकाल के लाया। मंडीज वर नेसेसरी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ मंडी। वो ये कहते हैं कि उस जमाने में मंडी की जरूरत थी क्योंकि हमारा किसान असहाय था। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज वो एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट है। उस समय क्या वक्त कुछ और था। उस समय हमारी लाइफ स्पैन भी 55 साल हुआ करती थी। एक बार पेंशनर्स की सभा में पेंशनर बड़े क्रोधित थे, तो मुझे कहा गया इनको शांत करिए। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है, बिकॉज इन 1947 हाफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डिड नॉट लिव टू सी द डे ऑफ देयर रिटायरमेंट, क्योंकि लाइफ स्पैन रिटायरमेंट एज से कम था। हम देखें कितना जमाना बदल चुका है। और ये स्वामीनाथन लिखते हैं कि उस समय इसकी जरूरत थी, लेकिन अब नहीं, अब इसको हटाया जा सके तो हटाना चाहिए क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी है। और साथ ही लिखते हैं द रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी नहीं कह रही, ये स्वामीनाथन कह रहे हैं, जिनको आपने मनोनीत किया था। लेकिन जब उनकी रिपोर्ट आई तो आपको लगा कि आप ही के कुछ नेता जो आड़ती बन बैठे। मैं तो पहले कहता हूं कि जब आपको एमपी बना दिया गया तो फिर ठेकेदारी नहीं करनी, एमपी का रुतबा कुछ और होना चाहिए। लेकिन अगर कहे कि मैं मिनिस्टर भी बनूं, मैं एमपी भी बनूं, फिर ठेकेदारी भी करूं, फिर आड़ती का काम भी करूं, तो उसका नतीजा यह हुआ कि इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। और इसलिए ज्यादा समय ना लेता हुआ, कोई और बात होगी तो बाद में हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। जैसे शर्मा जी ने भी कहा, नवीन ने भी कहा, I forgot to compliment Naveen. He happens to be the first non-insider J&K IS cadre officer to have been conferred citizenship of Jammu Kashmir. So he has also made a history of sorts. जैसे इन्होंने भी ये कहा कि यहां पर ये लागू होगा, अभी इन्होंने आंकड़ा दिया लगभग 3 लाख परिवार। तो जब ये बोल रहे थे तो उसी क्षण मेरे बात ध्यान में आई कि आई मल्टीप्लाइड विद 4 कंसिडरिंग दैट बिफोर, तो कितनी बनी जनसंख्या? लगभग 50 लाख। और आपके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या 1 करोड़ 5-10 लाख है। क्योंकि जब हम अनडिवाइडेड थे दोनों टेरिटरीज, तो वी वर अबाउट 1 करोड़ 25 लाख। नाउ वी आर अबाउट 1 करोड़ एंड मे बी 5-10 लाख। लगभग आधी जनसंख्या आपकी एग्रीकल्चर पर पल रही है, तो आपको क्या हक है? ना संविधानिक, ना नैतिक। और शुक्र तो ये करिए, जो बात किसी ने नहीं की, शुक्र ये करिए कि ये कानून उस समय लाया गया है जब 370 से हमें मुक्ति प्राप्त हो गई थी। अगर ये आज ये वही व्यवस्था होती जो 5 और 6 अगस्त 2019 से पहले की थी, या वही व्यवस्था होती जो 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से पहले की थी, तो यहां की असेंबली ने कहना था कि हम ये बिल ही नहीं लागू करते, हम ये कानून ही नहीं लागू करते। क्योंकि हमारी पार्टी के लोग, हमारे भाई भतीजे, हमारे बेटे, हमारे भाई आड़ती बने हुए हैं, तो चंद एक परिवारों के हित के लिए ये कानून लागू नहीं होता। हम तो इसको दूसरी तरह से क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इट इज अ सीक्वेंशियल इफेक्ट ऑफ द positive transformation that has happened over the last 1.5 years. ये तो शुक्र है कि एक ऐसे समय में आया ये कानून कि जम्मू कश्मीर को भी इसका लाभ होने वाला है, नहीं तो कौन सुनने वाला था बात बहन बलबीर की या भाई तेजिंदर की। और इसलिए हम इसका भरपूर लाभ लें, ये देश के लिए भी और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए एक सुनहरा मौका है, बिकॉज वी आर ओपनिंग अप टू द न्यू एवेन्यूज, जिससे हमें बंद रखा गया था। उससे क्या हुआ कि एक तो हमारी डिपेंडेंस हो गई, हमारी
निर्भरता हो गई कि जो पैसा आ रहा है केंद्र से वो खाओ, जो आड़ती आ रहा है वो ले जाए, मेहनत करने की आदत जाती रही, पैसे दे के नौकरी मिल जाए उसी से ट्रांसफर हो जाए, तो वी लॉस्ट द बस। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव ग्लोबलाइजेशन है, हमें दुनिया में कम्पीट करना होगा। अगर आज हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमें कोसेंगे कि हमारे माँ बाप ने हमारी सही परवरिश नहीं की। तो ये जो कानून आ रहा है, हमने शायद अपना वक्त गुजार दिया हो, लेकिन हमारे बच्चों को इसकी समझ आएगी कि इसका क्या लाभ है। और जब ये नई व्यवस्था बनी थी, नया कार्यकाल प्रारंभ हुआ 2019 के चुनाव के बाद, तो मोदी जी ने हमसे कहा था कि अब आपने वही तवज्जो जम्मू कश्मीर को देनी है जैसे पूर्वोत्तर को दी है। And I'm sure if Northeast could emerge as a model of development, there is no reason why Jammu Kashmir cannot achieve. क्योंकि 2014 में जब हम नॉर्थ ईस्ट पहुंचे तो वहां पे दुश्वारियां बहुत ज्यादा थी। रोड ब्लॉकेड रहते थे 4-4 महीने, यहाँ के वाला काम नहीं था। मिलिटेंसी का ये आलम था कि पहाड़ों से फायरिंग होती थी जब कोई सरकारी गाड़ी देखते, यहाँ वाला नहीं था कि एक भाई मिलिटेंट और दूसरी बहन KS अफसर। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये ईमानदारी से काम करने वाली सरकार है, ये वोट मांगने नहीं आई, नहीं तो क्या कौन सा वोट मिलता था, नॉर्थ ईस्ट के बलबूथे पे कौन सी सरकारें बनती थी, तो उनमें विश्वास जागा। और इसलिए हम सभी यहाँ पर ओपिनियन मेकर्स भी हैं, समाज के साथ भी हमारा संबंध है, मीडिया के साथ भी। हम अपने लिए ना सही, मोदी जी के लिए ना सही, मेरे जुगल जी के लिए ना सही, शमशेर जी, अपने बच्चों के लिए। वो जैसे कहा उसने, एक वो रोज बीवी तंग आ गई थी उससे कि तू कुछ नहीं करता, तो वो उसको एक दिन कहती है कि भाड़ में जाए तेरी ये शायरी ये फन। शायरों का यही हाल होता है कि मेरा ना सही ना बन, अपना तो बन। तो आप किसी के ना बनिए, कम से कम अपने बच्चों के बनिए। और आप संजीदगी से आंखें मूंद करके घर बैठ करके सोचेंगे कि ऑल दी ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू इन दिस इंडिपेंडेंट इंडिया। तो बच्चों के लिए कौन सा खुला ऑप्शन है? मुझे लग रहा है कि ये जो नया कानून आने वाला है, इसके बाद बहुत से ऐसे परिवार जो एग्रीकल्चर सेक्टर से अब तक नहीं जुड़े थे, दे विल लुक फॉरवर्ड टू बिकम एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।